हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको याद हो डीएनए का स्ट्रक्चर, तो ये डीएनए का जो स्ट्रक्चर था वाटसन और क्रिक मॉडल के हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। अगर हम डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए नाइट्रोजनस बेस पेयर का बना होता है और इन नाइट्रोजनस बेस पेयर में अगर हम देखें तो मेन जो हमारे नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं वो होते हैं ATGC, एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन और साइटोसिन, जिसमें से एडेनिन थाइमीन के संग कंबाइन करता है डबल बॉन्ड से और ग्वानिन साइटोसिन के संग कंबाइन करता है ट्रिपल बॉन्ड से। यही हमारे बेस पेयर होते हैं और जो इनका नंबर होता है रिपीटिशन में ये लगभग 3 × 10⁹ बेस पेयर टोटल होते हैं हमारे टोटल डीएनए में। तो आज हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात कर लेते हैं। डीएनए मॉडल की बात हम नहीं करेंगे यहाँ पे। आपको पता ही होगा डीएनए मॉडल वाटसन क्रिक का, ये मैंने आपको बता ही दिया है। जो नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं वो 4 नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं, एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन और साइटोसिन। एडेनिन जो है थाइमीन से कंबाइन करता है और ग्वानिन जो है साइटोसिन से कंबाइन करता है। इस तरीके से जो टोटल हमारे बेस पेयर होते हैं टोटल नंबर में वो कितने होते हैं हमारे डीएनए में, ह्यूमन जीनोम में, वो 3 × 10⁹ बेस पेयर होते हैं। और इनमें से अगर हम बात करें तो लगभग 99.9% जो डीएनए होता है ह्यूमन बीइंग का वो लगभग सेम होता है। अगर हम बात करें अपने प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की, या हम अपने घर के मेंबर्स की बात करें तो सभी में, सारे ह्यूमन बींग्स में लगभग 99.9% जो डीएनए होता है वो सेम होता है और इसको हम कोडिंग डीएनए कहते हैं। यही डिसाइड करता है हमारे कैरेक्टर्स को, हमारी फीचर्स को, कि हमारी नाक कैसी बनेगी, हमारा आँख कैसा बनेगा। तो ये सब में ह्यूमन बींग में सेम होता है और सेम तरीके से कोड करता है, इसलिए सारे ह्यूमन बींग्स लगभग सेम दिखाई देते हैं, मतलब उनका आउटर फीचर सेम होता है। अब डिफरेंस कहाँ आ रहा है? डिफरेंस आ रहा है हमारे 0.1% जो बचे हुए डीएनए होते हैं। ये क्या होते हैं? ये नॉन कोडिंग होते हैं। ये किसी चीज़ को कोड नहीं करते हैं, कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन को कोड नहीं करते हैं, ना ही यूजफुल इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। और ये हर ह्यूमन बीइंग में अलग होते हैं। जैसे आप में अलग होगा, मुझ में अलग होगा, भाई बहनों में अलग होगा। ये एक दूसरे से अलग होते हैं और इसलिए ये क्या होते हैं? यूनिक होते हैं। तो यही जो 0.1% डीएनए, इसी का यूज साइंटिस्ट ने किया किसमें? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। क्योंकि जो 99.9% डीएनए ये तो सेम है, ये सारे ह्यूमन बींग्स में एक जैसा मिलेगा, एक जैसा पैटर्न होगा, एक जैसे बेस पेयर होंगे। लेकिन जो 0.1% डीएनए बचा टोटल इतने बेस पेयर्स में से, वो क्या होता है? यूनिक होता है और नॉन कोडिंग होता है और दूसरों से अलग होता है। हर किसी में ये अलग होगा। किसको छोड़कर? सिर्फ आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़कर ये हर किसी में क्या होगा? अलग होगा। भाई बहनों में भी अलग होगा, सेम हो सकता है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा, मिलता जुलता हो सकता है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेंगे। ठीक है, तो इसी 0.1% जो डीएनए था, इसी को साइंटिस्ट ने बेस बनाया किसके लिए? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। तो अब जो ये 0.1% डीएनए होता है, जिसको हम नॉन कोडिंग डीएनए भी कहते हैं, इसको हम एक और नाम दे सकते हैं। इसको हम बोलते हैं VNTR। VNTR की फुल फॉर्म है वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट। वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट को हम समझते हैं ये क्या होता है। जैसे अगर हम बात करें डीएनए की, क्योंकि हमें पता है हमारा डीएनए बहुत बड़ा होता है, तो जैसे सपोज ये बात करें कि ये हमारा पूरा डीएनए है, तो अगर हम इसमें देखेंगे नॉन कोडिंग रीजन, ये हमारा कोडिंग रीजन है जो 99.9% है, जो ब्लू लाइन से आपको दिख रहा है। और जो 0.1% बचा उसको हम जो VNTR नाम दे रहे हैं वो ये है। तो VNTR नॉन कोडिंग रीजन है और ये क्या होता है? ये वेरिएबल होता है। अगर हम इसकी फुल फॉर्म में देखें, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट, तो ये वेरिएबल होता है। वेरिएबल का मतलब हर किसी में क्या होगा? अलग होगा। बाकी जो ये जीनोम है, या हम बोलें ये डीएनए का जो पार्ट है, ये जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है, 99.9% जो है हमारी बॉडी में, वो हर ह्यूमन बीइंग में लगभग सेम मिलेगा। सिर्फ यही 0.1% जो VNTR है वो क्या होगा?
डिफर होगा, वेरिएबल होगा, हर किसी में अलग होगा। मेरा अलग होगा, आपका अलग होगा, आपके भाई बहनों का अलग होगा, ठीक है। और इसका क्या पैटर्न होता है, ये रिपीट होता है, थोड़े थोड़े इंटरवल्स में ये रिपीट होता रहता है। तो इसलिए क्या है, ये रिपीटिंग है। और क्या है, ये टेंडम है। टेंडम है मतलब ये कोई रैंडम पैटर्न नहीं होता, मतलब कुछ भी नहीं बन जाएगा। मतलब अगर हम बात करें कि ए सी टी जी कोई पैटर्न है और ये VNTR बना रहा है, तो आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उसमें कुछ डिफरेंस के संग ये मिल सकता है, सिमिलर हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी कोई भी नाइट्रोजनस बेस आके लग जाएंगे और ये इसको बना देंगे, ठीक है। ये हमेशा एक पैटर्न में होगा। ये क्या होगा, एक पैटर्न में होगा और सिमिलर होगा किसमें, फैमिली मेंबर्स में। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक बार हम फिर रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारा DNA है वो लगभग 3 × 10⁹ बेस पेयर्स का बना होता है। बेस पेयर क्या है, ये नाइट्रोजनस बेस पेयर है जो हमारे 4 नाइट्रोजनस बेस पेयर से मिलके बनते हैं, ATGC। इन्हीं का रिपीटेशन होता रहता है। जैसे अलग अलग पैटर्न में आपने जेनेटिक कोड्स पढ़े होंगे, वो रिपीट होते हैं और क्या करते हैं, ये DNA का फॉर्मेशन करते हैं। इस DNA में से 99.9% DNA ह्यूमन बींग्स में सेम होता है, ये कोडिंग होता है, ये अलग अलग तरीके की चीज़ों को कोड करता है। लेकिन जो 0.1% DNA होता है वो यूनिक होता है, अलग होता है, हर किसी में अलग तरीके के पैटर्न में वो मिलेगा, ठीक है। अलग तरीके के नाइट्रोजनस बेस का पैटर्न होगा। तो वो उसको क्या करेंगे, हम यूज करते हैं क्योंकि ये यूनिक है, हर किसी में अलग है, इसलिए हम उसको किस में यूज करेंगे, DNA फिंगरप्रिंटिंग में यूज करते हैं, आइडेंटिफाई करने के लिए किसी पर्सन को। तो जो ये नॉन कोडिंग DNA होता है जिसको हम VNTR भी बोलते हैं, ये कैसा होता है, ये वेरिएबल होता है, रिपीटिंग होता है और क्या होता है, टेंडम होता है। इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, VNTR। और इसी को हम कहाँ यूज कर रहे हैं, फॉर आइडेंटिफाई DNA फिंगरप्रिंटिंग। अब इसका कैसे यूज होता है, किस तरीके से होता है। और ये VNTR, एक चीज और, ये VNTR जो होता है ये बहुत ही, क्योंकि हमें पता है 0.1% है, बहुत ही लेस अमाउंट में होगा। और जो मोस्ट बल्क होगा हमारा DNA का, वो कौन सा बल्क होगा, जो हमारा 99.9% है, जो मोस्टली सब में सेम होता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको DNA फिंगरप्रिंटिंग में यूज करेंगे। इससे पहले एक टर्म और हम समझ लेते हैं, DNA प्रोब, जो हम DNA फिंगरप्रिंटिंग में यूज करते हैं। जैसे कि सपोज अगर हम VNTR की बात करें तो ये कुछ न्यूक्लियोटाइड्स का पैटर्न होता है। जैसे मैंने यहाँ 4 बनाए हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, ठीक है। वेरिएबल नंबर्स इनके हो सकते हैं, इतने छोटे पैटर्न नहीं होते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे बनाया है कि सपोज अगर हम DNA का VNTR का एक पैटर्न लें, VNTR मतलब वो DNA का पार्ट जो हर किसी में अलग है, उस VNTR का एक पैटर्न लें तो अगर हम देखेंगे, जैसे कि अगर यहाँ पे हम देख रहे हैं 4 न्यूक्लियोटाइड मैंने बेस पेयर ले रखे हैं ATGC, तो इसका अपोजिट स्ट्रैंड क्या बनेगा, A का अपोजिट T का अपोजिट A, G का अपोजिट C का अपोजिट G, ठीक है। अब अगर हम इस स्ट्रैंड का अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएं लेबोरेटरी में और उसको रेडियो एक्टिव कर दें, किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डाल दें उसके अंदर, जैसे सपोज हमने नाइट्रोजन रेडियो एक्टिव डाल दी, तो वो क्या करेगा, ये भी रेडियो एक्टिविटी दिखाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिव प्रोब बोलेंगे, ठीक है। तो ये मेरा VNTR है और इसका क्या बनाया, प्रोब बनाया। ऐसी आपका सपोज कोई VNTR है और आप क्या कर रहे हैं, उसका प्रोब बना सकते हैं, ठीक है। और वो क्या बनाएंगे, रेडियो एक्टिव प्रोब बनाएंगे। अब रेडियो एक्टिव प्रोब का क्या काम है, हम इसको DNA फिंगरप्रिंटिंग में क्यों बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं, हम इसको आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं जो ये 0.1% DNA है जिसको हमने VNTR का नाम दिया है, जो रिपीटिंग यूनिट्स होती हैं, ठीक है, हमारे अंदर, और स्पेसिफिक होती हैं, हर किसी के अंदर अलग होती हैं। आपकी मुझसे नहीं मिलेगी, और आप हो सकता है आपके बहन भाइयों की बिल्कुल अलग हो, आपके मम्मी पापा की अलग हो। तो ये VNTR जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, इसी का यूज़ किया था किसने, एक साइंटिस्ट थे सर
एलेक जैफरी, इन्होंने ही सबसे पहले पता लगाया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में, बेस दिया था 1985 में। ठीक है, तो इसी वीएनटीआर का यूज हम करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। अब हम देख लेते हैं स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अलग अलग स्टेप्स होते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के, किस तरीके से की जाती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डीएनए को अलग करेंगे। अब हमको पता है कि डीएनए इतना बल्क अमाउंट में है, इतना सारा, अगर हम इसको सब स्टडी करने लग जाएंगे पूरे डीएनए को, तो इसमें हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हम पहले सेल लेंगे, कोई ब्लड सैंपल या कोई और सेल जिससे हम डीएनए आराम से निकाल सकें। उस डीएनए में से हम क्या करेंगे, हम डेंसिटी ग्रेडियंट मेथड से जो हमारा 99.9 कोडिंग डीएनए, उसको हम 0.1% नॉन कोडिंग डीएनए से अलग कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको पता है ये ज्यादा बल्क में है, ये ज्यादा अमाउंट में है, तो हम डेंसिटी ग्रेडियंट के हिसाब से इन दोनों को अलग कर सकते हैं, क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है, ये सेम है, इसको स्टडी करने से कोई फायदा नहीं है। हमें किसको स्टडी करना है, हमें ये 0.1% जो डीएनए है, जो हमारा वीएनटीआर है, जो हर पर्सन में अलग होता है, जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है एक तरीके से हमारा, जो हमारी आइडेंटिफाई करता है हमको, हमारी प्रिंटिंग बनाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बनाता है, उसके लिए हमको यही चाहिए। और इसको क्या करेंगे, हम सेपरेट करेंगे और इसी को आगे जाके हम स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो क्या करेंगे, हम आइसोलेशन ऑफ डीएनए करेंगे। ठीक है, पहले हम डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम लेके सेल वॉल जो भी हम लेंगे उसको डिसॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद जो हमें डीएनए मिलेगा उस टोटल डीएनए में डेंसिटी ग्रेडियंट के मेथड को यूज करके हम जो डीएनए है अपना 0.1% वीएनटीआर वाला, उसको अलग कर लेंगे। अब जो 0.1% डीएनए हो सकता है जो हमें डीएनए मिला ये बहुत कम अमाउंट में है और हमारी स्टडी के लिए काफी नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको एम्पलीफाई करेंगे। सेकंड स्टेप है हमारा एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफिकेशन मतलब हम इसके अमाउंट को बढ़ा लेंगे। ठीक है, हमारे पास सपोज 2 मिलीग्राम डीएनए है, तो हम उसको 2 kg, 3 kg, 10 kg इस तरीके से बना सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ एम्पलीफिकेशन। तो ये जो एम्पलीफिकेशन की टेक्निक थी, कार्ल मुलिस ने दी थी। इस टेक्निक को उन्होंने पीसीआर का नाम दिया था। आगे हम पढ़ेंगे कैसे होती है ये पीसीआर, क्या रिएक्शंस होती है। इस पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इससे हम क्या करेंगे, इसकी नंबर ऑफ कॉपीज बना लेंगे। क्या करेंगे, नंबर ऑफ कॉपीज बना लेंगे। उसके बाद हमको करना क्या है, क्योंकि अब डीएनए जो हमें मिला तो ये लॉन्ग थ्रेड फॉर्म में होगा। ठीक है, तो उसको हम डाइजेशन करेंगे डीएनए का डाइजेशन का मतलब उसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। क्या कर लेंगे, हम उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। तो ये एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम है बायोटेक्नोलॉजी में, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसको हम मॉलिक्यूलर सीजर या आणविक कैंची भी कहते हैं। ये क्या करता है, ये डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। क्या करता है, डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। और कहाँ काटता है, डीएनए को कट डीएनए ऑन पैलिंड्रोम। अब पैलिंड्रोम क्या होता है, पैलिंड्रोम एक ऐसी चीज, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें, कि जिसको हम दोनों साइड से पढ़ें, दाएं साइड से पढ़ें और बाएं साइड से पढ़ें, तो वो पढ़ने में सेम जैसी लगेगी। जैसे अगर हम लिखते हैं मलयालम, तो अगर हम इधर की साइड से पढ़ें या इधर की साइड से पढ़ें, तो दोनों साइड से पढ़ने में क्या होगा, ये मलयालम ही हम इसको प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, तो डीएनए में भी ऐसे पैटर्न होते हैं। दोनों स्ट्रैंड की अगर हम बात करें तो डीएनए में भी ऐसे पैटर्न होते हैं कि अगर हम इधर की साइड से इस थ्रेड को पढ़ेंगे और इधर की साइड से इस थ्रेड को पढ़ेंगे, तो वो सेम प्रोनाउंस होंगे। क्या होंगे, सेम प्रोनाउंस होंगे। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, GCC, GGC। ठीक है, तो इसका जो अपोजिट थ्रेड है, ये एक थ्रेड हो गया, और इसका जो अपोजिट थ्रेड है वो क्या बनेगा, CGG। तो अगर हम इसे इस साइड से पढ़ते हैं, GCC सेम होगा, सेम प्रोनाउंस हो रहा है ये। ठीक है, सेम न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है। और अगर हम इसके इधर की साइड से इस थ्रेड को पढ़ें
सेकंड थ्रेड को, उसके कॉम्प्लीमेंट्री थ्रेड को GCC, तो भी ये सेम ही पैटर्न दिखा रहा है। तो इस तरीके का जो पैटर्न अगर हमें दोनों थ्रेड्स में मिलता है तो उसको पैलिंड्रोम बोलते हैं। और जो ये मॉलिक्यूलर सीजर है, इन्हीं पैलिंड्रोम्स को क्या करती है, एक पर्टिकुलर नाइट्रोजनस बेस पर कट करती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर सिंपल लैंग्वेज में आप समझना चाहें तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। ठीक है, अब हमें क्या मिल गया, हमें डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े मिल गए। अब हम इस डीएनए को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से अलग करेंगे। क्लियर, किससे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक से अलग करेंगे। अब हमको पता है क्योंकि हमारा जो कोडिंग डीएनए है वो बड़ा है और नॉन कोडिंग डीएनए जो VNTR है वो बहुत स्मॉल है, और जो डीएनए होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। क्यों होता है नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप होता है। फॉस्फेट ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज होता है, और ये डीएनए अपने नेगेटिव चार्ज की वजह से कहाँ मूव करता है, एनोड की तरफ मूव करता है। किसकी तरफ मूव करता है, एनोड की तरफ मूव करता है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम करते क्या हैं, हम एक प्लेट लेते हैं, ठीक है, और उस प्लेट पर अगारोस जेल की, किसकी, अगारोस जेल की एक लेयर बिछा देते हैं। क्लियर, और इस प्लेट को हम इलेक्ट्रोड से जोड़ देंगे। एक साइड हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड से और दूसरी साइड हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से इसको जोड़ देंगे। तो होगा क्या, जब हम डीएनए इस पर रिलीज करेंगे, जब हम इस प्लेट पर डीएनए रिलीज करेंगे जो हमने ऑलरेडी डाइजेस्ट कर रखा है, उसके छोटे छोटे पीस कर रखे हैं, तो वो क्या करने लगेगा, वो मूव करने लगेगा। कहाँ मूव करेगा वो, क्योंकि खुद नेगेटिव है तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ वो क्या करेगा, मूव करेगा। ये क्या है, हमारी अगारोस जेल की एक प्लेट है, हमने नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा रखे हैं, तो डीएनए फ्रैगमेंट्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करेंगे। अब मूवमेंट में भी जो बड़े टुकड़े हैं, वो बड़े टुकड़े तो धीरे मूव करेंगे और थोड़ी दूर तक पहुंच पाएंगे, लेकिन जो छोटे टुकड़े थे, छोटे टुकड़े मतलब जो हमारे VNTR हैं, ठीक है, जो एक यूनिक पैटर्न बनाते हैं हर ह्यूमन बींग्स के अंदर, वो ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेंगे क्योंकि वो साइज में क्या होते हैं, वो साइज में छोटे होते हैं। और यहाँ पे आपको ये दिख रहे होंगे, मार्क्स दिख रहे होंगे, इनको हम बोलते हैं वेल। वेल मतलब कुएं टाइप के बने हुए होते हैं इसके अंदर, और ये VNTR जाके क्या होते हैं, इसमें इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। एक बार देख लेते हैं। पहले हमने क्या किया, हमने डीएनए को अलग किया, आइसोलेट किया, और हमने उसमें से VNTR अलग कर लिया। अब उस VNTR का हम एम्प्लीफिकेशन करेंगे, PCR चेन रिएक्शन करेंगे और उसके नंबर को बढ़ा लेंगे। उसके बाद हमने डीएनए को डाइजेस्ट किया बाय द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से, जिसको हम मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से भी जानते हैं। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें हम जेल की एगारोस जेल, एक प्लेट पर एगारोस जेल को सेटल करेंगे और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड ज्वाइन कर देंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और उस पर हम अपना मटेरियल छोड़ देंगे डीएनए। वो इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा इस एगारोस जेल पर, और जो छोटे स्ट्रैंड है वो पॉजिटिव एनोड की तरफ मूव कर जाएंगे और इन वेल्स तक पहुंच जाएंगे। अब हमको क्या करना है, हमको इनको ट्रांसफर करना है, क्योंकि ये जो एगारोस जेल होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, तो हमें एक परमानेंट क्या करना है, एक प्रिंट चाहिए हमको, हमें डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के लिए, जो खराब ना हो, जो चेंज ना हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको जो हमारा VNTR है उसको हम ट्रांसफर कर लेंगे। किस पे ट्रांसफर करेंगे, नाइट्रोसेलुलोज पेपर के ऊपर ट्रांसफर कर लेंगे। ठीक है, जैसे हम किसी चीज की छाप लगाते हैं या कुछ करते हैं, अगर हम सपोज इंक से लिख रहे हैं और हम उस पर कुछ पेपर रख देंगे तो वो क्या होता है, दूसरे पेपर पे भी छप जाता है ना। बस हमें वो ही करना है। यहाँ पे हम नाइट्रोसेलुलोज पेपर लेंगे और हम इस एगारोस जेल के ऊपर रख देंगे। तो क्या होगा, जो डीएनए है, वो डीएनए की जो एफिनिटी है वो नाइट्रोसेलुलोज पेपर की तरफ ज्यादा होती है, वो नाइट्रोसेलुलोज पेपर के ऊपर चिपक जाएगा। तो इस टेक्निक को सदर्न नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले डिस्कवर किया था, इसलिए इसको हम सदर्न ब्लॉटिंग के नाम से भी जानते हैं। क्या यूज करते हैं हम इसमें, नाइट्रोसेलुलोज पेपर, और उसको हम एगारोस जेल के ऊपर रख देते हैं
और एगोरस जेल के ऊपर रखने की वजह से जो डीएनए होता है वो उस पे चिपक जाता है। ठीक है, किस पे चिपक जाएगा? नाइट्रोसेलुलोज पेपर के ऊपर चिपक जाएगा। अब इस नाइट्रोसेलुलोज पेपर को फ्लिप करेंगे हम। ठीक है, फ्लिप करने से क्या होगा? जो नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे डीएनए आया है, डबल स्ट्रैंडेड है, वो क्या हो जाएगा? सिंगल स्ट्रैंडेड। अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड क्यों करना जरूरी है? क्योंकि यहाँ हम इसमें प्रोब लगाएंगे जो हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, क्यों लगाएंगे अभी हम देखते हैं। तो हम क्या कर लेंगे? इस डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? हम इसको सिंगल स्ट्रैंडेड करेंगे। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए था, उसका एक स्ट्रैंड हटा दिया तो क्या रह गया? सिंगल स्ट्रैंडेड रह गया। सपोज ATGC एक स्ट्रैंड है ये, और इसका दूसरा स्ट्रैंड, इसका अपोजिट साइड क्या बनेगा? TACG। तो हम इसके एक स्ट्रैंड को हटा देंगे, एक स्ट्रैंड को रहने देंगे। अब ये जो दूसरा स्ट्रैंड हटाया है उसी का हमें क्या बनाना है? हम उसका प्रोब बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्रोब बनाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो अगर हम देखें नेक्स्ट स्टेप में